हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th में लोकतांत्रिक राजनीति का तीसरा चैप्टर चुनावी राजनीति का पहला भाग पढ़ेंगे। आज के इस चैप्टर में हम चुनाव क्यों होते हैं या चुनाव क्यों आवश्यक हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले 2 चैप्टर में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों और संविधान निर्माण में आपने लोकतंत्र की आवश्यकता और संविधान की आवश्यकता के विषय में जाना था। आपने ये जाना कि किसी भी लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है, बल्कि जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के माध्यम से शासन कार्य होता है। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि चुनाव क्या है। बच्चों, चुनाव जनता द्वारा एक निश्चित समय के पश्चात अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया ही चुनाव कहलाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मतदाता विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद यानी लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा, पंचायत, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जैसी के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य भी करती हैं। बच्चों, इस चैप्टर में एक क्लिप है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ और आप इसे देख सकते हैं, जिसमें हरियाणा के विधानसभा चुनाव के विषय में चर्चा की गई है। इस स्टोरी को आप बुक से भी पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आधी रात के बाद का समय है। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। और ये नेता कौन है? ये नेता हैं श्री देवीलाल, जो हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख थे। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। पिछले 23 महीनों से वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। बच्चों, यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। आइए हम चौधरी देवीलाल के किए गए कार्यों के विषय में जानें। इन्होंने एक नए दल का गठन किया जिसे लोक दल के नाम से जाना गया था। देखिए, चौधरी देवीलाल ने 1982 में एक आंदोलन चलाया जिसे न्याय युद्ध आंदोलन के नाम से जाना गया। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप एक नए दल लोक दल का गठन हुआ। बच्चों, आइए अब हम चौधरी देवीलाल का चुनावी अभियान जानेंगे। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र चौधरी देवीलाल जी का है। तो सबसे पहले हम इनके चुनावी अभियान के विषय में बात करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब चुनाव का मौसम आता है तो आपके दरवाजे पर जितने भी उम्मीदवार होते हैं बारी बारी से आते हैं और अपने दल के खूबियों के विषय में बताते हैं और ये भी वादा करते हैं कि अगर वो जीत गए तो आपके लिए सबसे अच्छा काम वही करेंगे। इसी तरह चौधरी देवीलाल जी ने भी चुनाव के दौरान कुछ वादे किए थे। देखिए, वर्ष 1987 के विधानसभा के चुनाव के अभियान में देवीलाल ने मतदाताओं से यह वादा किया कि यदि उनके दल की जीत होती है तो उनकी सरकार किसानों और लघु उद्योगपतियों का ऋण माफ़ करेगी। उनका ये वादा था कि जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे सबसे पहले इसी काम को पूरा करेंगे। उस समय लोग कांग्रेस की सरकार से नाखुश थे, तो मतदाता देवीलाल के वादों की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने अपना मतदान लोक दल के पक्ष में दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 90 में से 76 स्थानों पर लोक दल ने विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि लोगों ने इनके पक्ष में जमकर वोट किया था। लोक दल के नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। बच्चों, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जिस दल की विजय होती है उस दल के सदस्य जो है आपस में एक नेता को चुनते हैं। और अगर विधानसभा का चुनाव है तो राज्यपाल उस नेता को आमंत्रित करता है कि आप आइए, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करिए और बाकी अपना मंत्रिमंडल आप तैयार करिए। और यदि लोकसभा का चुनाव है
तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उस दल के नेता को आमंत्रित करता है। यहाँ पर देखिए, राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही देवीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। देवीलाल की पार्टी ने 4 वर्षों तक राज्य में शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए, लेकिन इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और इस बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और अपनी सरकार बना ली। बच्चों, ऐसा ये लोकतांत्रिक देशों में आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो इस बार सरकार है वो आने वाले वर्षों में फिर से चुनाव हो तो वही जीते। सरकार बदलती रहती है, लोगों का विश्वास या मत बदलता रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये आज़ादी होती है कि हर व्यक्ति अपने मत का अपने तरीके से और अपनी सोच के अनुसार उपयोग करे। अगला टॉपिक है हमारा, चुनाव की ज़रूरत क्यों है। अभी तक हम लोगों ने चुनाव क्या है और इसके विषय में देवीलाल जी के विषय में पढ़ा, जो अखबार की कटिंग मैंने आपको दिखाई। अब हम पढ़ेंगे कि चुनाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। बच्चों, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों में आपने पढ़ा कि दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। यानी जहां पर भी लोकतंत्र है वहां पर एक निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होता ही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसलिए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव का होना आवश्यक माना जाता है। बच्चों, आपने देखा कि जब लोकतांत्रिक फैसलों के विषय में हमने पढ़ा था तो ये जाना था कि हर व्यक्ति के पास ना ही समय होता है, ना ही इच्छा होती है, ना ही उसके अंदर इतनी योग्यता या कौशल होता है कि वो फैसले ले सके। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है कि चुनाव जब होते हैं तो मतदाता के पास कई तरह के विकल्प होते हैं और देखिए वो कई तरह से चुनाव में भी शामिल होते हैं। जैसे वह अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, इसके अलावा वह सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए बच्चों तो प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। बच्चों, चुनाव कई तरीके से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो मैंने आपको बताया कि चुनाव होते ही हैं, लेकिन कुछ गैर लोकतांत्रिक देश जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। तो हमारे सामने एक ये समस्या खड़ी होती है कि कैसे हम अंतर कर पाएंगे कि ये लोकतांत्रिक हैं और ये गैर लोकतांत्रिक हैं। तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं जिनके आधार पर हम इसको मान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन शर्तों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि हर किसी को चुनाव कराने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मत का अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। दूसरा देखिए, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, मतलब जब लोकतंत्र होता है तो वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होती है, कई दल होते हैं, तो लोगों के सामने ये विकल्प उपलब्ध रहता है कि वो जिस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहें उसको दे सकते हैं। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प जो है प्रस्तुत कर सकें। तीसरी शर्त है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी आने वाले वर्षों में कुछ अंतराल पर चुनाव नियमित रूप से कराए जाने चाहिए। चौथा है, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा देखिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, और जब स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे तो लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे, अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। बच्चों, अब हम जानेंगे कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यानी जो पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं, चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, उनके विषय में हम
बात करेंगे। बच्चों, चुनाव पूर्ण रूप से प्रतिद्वंदिता का विषय माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आपके दरवाजे पर हर पार्टी का उम्मीदवार आता है और तरह तरह की बातें बताता है और वायदे भी करता है कि वो जीत जाएगा तो आपके मोहल्ले में या आपके शहर में समुचित व्यवस्था करेगा। तो इसी तरह देखिए, चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल जनता का विश्वास और मत प्राप्त करना चाहते हैं और यहीं से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का आरंभ होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब तक कंपटीशन वाला माहौल हमारे पास नहीं होता है तब तक हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यही हाल चुनाव में भी होता है। लोग या पार्टियां अपना चुनाव जीतने के लिए जितने भी मतदाता होते हैं उनका विश्वास जीतने का प्रयास करती हैं। लेकिन कभी कभी ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छा नहीं प्रभाव डालती है, कुछ इसके अंदर कमियां हैं। आइए अब हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की कमियों के विषय में चर्चा करें। बच्चों, सबसे पहले आपने एक शब्द सुना होगा, पार्टी पॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि उनकी ही पार्टी बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जब इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप शुरू होते हैं तो समाज में अनेकता और गुटवाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरा देखिए, चुनाव जीतने की प्रक्रिया में लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव वाले दिन जो है अचानक से जो बूथ होते हैं, मतदान केंद्र होते हैं, उन पर अन्य पार्टी जो बहुत मजबूत होती है वो कब्जा कर लेती है या लोगों को रिश्वत दिए जाती हैं। रात में ही चुनाव वोटिंग से पहले जो रात होती है उसमें लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं कि आप जो है अपना वोट हम ही को दीजिएगा, या लोगों में तरह तरह के लालच प्रलोभन दिए जाते हैं। तो लोगों को भ्रमित करके वोट जो है अपने पक्ष में लिए जाने का प्रयास किया जाता है। फिर तीसरा देखिए, अनेक बार चुनावी प्रतिस्पर्धा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसमें कई अच्छे लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। जब इस तरह के भ्रष्टाचार और ऐसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है तो जो अच्छे और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो राजनीति से दूरी बना लेते हैं। अब बच्चों, अब हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के गुणों के विषय में बात करेंगे। देखिए, निश्चित अंतराल पर होने वाली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उम्मीदवार तथा लोगों को लाभान्वित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उम्मीदवार जनता की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम होते हैं तो वे अगले चुनाव को जीतने में भी सक्षम हो जाते हैं, यानी अगली बार भी उन्हें जनता का मत प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा देखिए, राजनीतिक दलों के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करती है। बच्चों, ये पिक्चर आप देख रहे हैं और ये चित्र जो है ये मतदाता और उम्मीदवार के बीच का है, जिसमें उम्मीदवार कहता है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वायदे हैं, और जबकि मतदाता कहता है कि ठीक है लेकिन मेरे पास वोट है। यानी इसमें जो शक्तिशाली कौन है? इसमें शक्तिशाली मतदाता है जिसके पास वोट का अधिकार प्राप्त है। आपको मैं बता दूं कि जिनकी भी उम्र 18 वर्ष हो जाती है भारत में, उनको मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरा देखिए, नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दा को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। क्योंकि यदि राजनीतिक दल सत्ता में रहना चाहता है तब उसे जनता की सेवा करनी ही पड़ती है, यानी जनता के इच्छा के अनुकूल अपने काम को करना होता है। चौथा पॉइंट है, यह मतदाताओं को सबसे अच्छी सरकार चुनने का अधिकार देती है। बच्चों, जब कई दल होते हैं और कई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो जो मतदाता होते हैं वो बहुत सूझबूझ के साथ उसी व्यक्ति को वोट देना पसंद करते हैं जिनके विषय में उन्हें ये आभास हो कि हाँ ये मेरे लिए काम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनता ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा कर लेती है और उसे वोट देकर जिता भी देती है, लेकिन वो उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो जनता को अपने मत का या अपने मतदान का बड़ा अफसोस होता है। लेकिन जैसे ही अगला चुनाव आता है वो अपनी कसर निकाल लेते हैं और फिर से अगली पार्टी के
जो बेहतरीन उम्मीदवार होते हैं उनको अपना वोट देते हैं और एक नई सरकार के गठन में अपना योगदान देते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हमने चुनाव क्यों ज़रूरी हैं और विभिन्न राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं के विषय में बात की। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान रखिए, घर पर रहकर पढ़ाई करिए और परीक्षा की भी तैयारी करिए। धन्यवाद।